दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच तू मैं एक कॉमन एपिसोड हो चुका है। लेकिन कभी कभी शब्दों की ये जंग इतनी कड़वी हो जाती है कि इसका परिणाम दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर देता है। हाल ही में हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लेटेस्ट सेशन में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान के यंग और इनएक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बेतुके बयान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बचर ऑफ गुजरात कह दिया। भुट्टो ने अपने इस बयान में यह भी क्लेम किया कि इंडिया की रूलिंग बीजेपी पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, वही आरएसएस हिटलर को अपना इंस्पिरेशन मानती है। हालांकि किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या डिप्लोमेट द्वारा किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरीके के जहरीले बयान देना कोई नई या आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस मंच पर भुट्टो ने अपने शब्दों से इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर हमला करने की कोशिश की, वो हैरान करने वाले थे। दरअसल भुट्टो ने ये कमेंट्स यूएनएससी में टेररिज्म से रिलेटेड डिस्कशन के दौरान उस वक्त दिया जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के चलते एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म करार दिया था। कई फॉर्मर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की तरह एस जयशंकर भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के आतंक के खिलाफ यूएन में इंडिया की आवाज उठाते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये एम्फेसाइज किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चैलेंज को इंडिया तब से झेल रहा है जब से वेस्ट भी इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेता था। अपने इस कमेंट में उन्होंने फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई अपने आंगन में सांप पालता है तो ये मानना बेवकूफी होगी कि वो सिर्फ पड़ोसी को ही डसेगा। वैसे तो बिलावल भुट्टो ने इस इल्जाम को ठुकराते हुए कहा कि इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान कई गुना ज्यादा टेररिज्म का शिकार रहा है और उनकी मां यानी बेनजीर भुट्टो भी 2007 में सुसाइड बॉम्ब असैसिनेशन के थ्रू ही टेररिज्म का शिकार हुई थी। लेकिन इंडिया के खिलाफ भुट्टो के इस आउटबर्स्ट में कई एनालिस्ट पाकिस्तान आर्मी की फ्रस्ट्रेशन की झलक देख रहे हैं, खासकर तब जब पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट और उनके प्रॉक्सीज का इस्तेमाल पहले की तरह इंडिया को अंदर से कमजोर करने में नहीं कर पा रही है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया के खिलाफ भुट्टो का यह बयान पाकिस्तान के नए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने का प्रयास है। वही पाकिस्तानी आर्मी जो ईयर 1947 से पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फीयर का मेन फोकल पॉइंट रही है, वही पाकिस्तानी आर्मी जिसने इस देश के इतिहास में कई बार मिलिट्री कू करने की कोशिश की है और उनमें से कई बार अपने प्रयासों में सफल भी हुई है, वही पाकिस्तानी आर्मी जिसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ने पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अब तक अपना टर्म पूरा नहीं करने दिया है। दोस्तों, ये अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली स्टेबल या अनस्टेबल करने में वहां की आर्मी एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है, चाहे गवर्नमेंटल डिसीजंस हो या गवर्नमेंट एक्शन। आर्मी टॉप ऑफिशियल्स की राय और सहमति जरूर ली जाती है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी पाकिस्तानी आर्मी को सेंट्रल पर रखेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, खासकर इंडिया की तरफ उसका मिजाज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट द्वारा ही डिटरमाइंड रहता है और कैसे ये पाकिस्तानी आर्मी सिविलियंस द्वारा चुनी गई पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस नए साल आप सबके जीवन को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा देने के लिए स्टडी IQ स्टार्ट करने जा रहा है 2024 के लिए अपना पहला फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सब नए साल के साथ शुरुआत करेंगे यूपीएससी 2024 के लक्ष्य को फुल थ्रॉटल के साथ अचीव करने की तैयारी। इन बैचेस में हम यूपीएससी की तैयारी के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर हायर लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ मात्र और मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 2 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो आप भी इस नए साल AG लाइव कूपन कोड को यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, भले ही पिछले 7 सालों से पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक नेशन बताता आया हो, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि सत्ता की असली बागडोर पाकिस्तानी आर्मी के हाथों में है।
फॉर्मेशन के बाद से पाकिस्तानी आर्मी ने शाम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल करके हमेशा नेशन के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को अपने इन एंड अराउंड रखा है, फिर चाहे इसके लिए डायरेक्ट एक्शन लेना हो या इनडायरेक्टली पावर गेम्स खेलना हो। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आर्मी का इंटरवेंशन मार्शल लॉ, इमरजेंसी या प्रॉक्सी के थ्रू साल दर साल नजर आता रहा है। अगर हम ऑफिशियली बात करें तो अभी तक मिलिट्री ने पाकिस्तान को 36 इयर्स तक गवर्न किया है। इसका मतलब इस देश के सो कॉल्ड लोकतंत्र ने अपना लगभग आधा एग्जिस्टेंस मिलिट्री रूल के अंडर बिताया है। वहीं जिन पीरियड्स में आर्मी स्टेट पर डायरेक्टली रूल नहीं स्टैब्लिश कर पाई, उन पीरियड्स में टॉप आर्मी ऑफिशियल्स ने अपनी सिविलियन गवर्नमेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान लगभग एक साथ अपनी न्यू डेमोक्रेटिक जर्नी पर निकले तो पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हो गए? जहां आजाद भारत में इंडियन आर्मी सत्ता से दूर रही तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का सत्ता के साथ ये अनोखा संबंध क्यों स्थापित हो गया? दोस्तों, कुछ जियो स्ट्रेटजीज का मानना है कि इस पूरे इशू के पीछे कई कारण हैं, जहां पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस इशू का एक मुख्य कारण बताया जाता है। दरअसल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ ऐसी थी कि अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद से ही पाकिस्तानी मिलिट्री ने सेफ्टी और सिक्योरिटी के अपने नेचुरल स्फीयर से बाहर निकलकर गवर्नेंस और पब्लिक मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उदाहरण के तौर पर कोल्ड वॉर एरा के वक्त से ही यूएसए साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में सोवियत रशिया के कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंसेस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते यूएसए ने पाकिस्तान को सोवियत रशिया के खिलाफ एक काउंटर मैकेनिज्म टूल के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलिट्री अलायंस कल्टीवेट करने से। आर्म्स और एमुनिशन से लेकर इलीगल फंड्स यूएस चैनल्स के थ्रू आर्मी रिलेटेड एरियाज में आने लगे। यूएसए से मिले मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी सपोर्ट ने पाकिस्तानी आर्मी को छोटे से समय में बड़ा रिसोर्स रिच बना दिया। आलम कुछ यूं हो गया कि अब टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स का रुतबा और रुबाब देश के कुछ पॉलिटिकल हेड से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। ऐसे में जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में पावर होल्ड करती तो पाकिस्तानी जनरल्स इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स मैटर्स में अपनी मनमानी करने लग जाते। दूसरी तरफ शुरुआत से ही वॉशिंगटन के अलावा बीजिंग जैसे दुनिया के कई वर्ल्ड कैपिटल्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ डायरेक्ट टाइज मेंटेन करने लगे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय एशिया जैसे वॉलेटाइल नेबरहुड में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज के मेजर शिपिंग लेन से उसकी प्रॉक्सिमिटी चाइना को इस रीजन का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाती है। वहीं दूसरी ओर इस समय एशियन रीजन का दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर यानी इंडिया नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट के जरिए इस जियोपॉलिटिकल टसल से खुद को ज्यादा से ज्यादा दूर रखे हुए बैठा था। यानी अफगानिस्तान की बात हो या अरेबियन सी की, पाकिस्तान का साथ यूएसए, चाइना या किसी इंटरेस्टेड प्लेयर को रीजन का इजी एक्सेस प्रोवाइड कर सकता था। इसके चलते इन नेशंस ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी को स्ट्रांगली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बैकहैंड से मिलिट्री हेल्प इन देशों को अपने हिडन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में ज्यादा कारगर लगी। इसी के चलते आर्मी का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस देश में बढ़ने लगा, जिसके रिजल्ट्स पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फीयर में साल दर साल हुए मिलिट्री कू के रूप में देखे गए। उदाहरण के तौर पर अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद पाकिस्तान में 3 मेजर मिलिट्री कू हुए। सबसे पहला मिलिट्री कू पाकिस्तान के फॉर्मेशन के ठीक 11 साल बाद ईयर 1958 में देखा गया, जब पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा से उनकी कुर्सी छीन ली और देश में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियली तो उनका ये मार्शल लॉ सिर्फ 44 मंथ्स तक चला, लेकिन अयूब खान ने ईयर 1969 तक पावर को अपने ही कंट्रोल में रखा। पाकिस्तान में दूसरा मिलिट्री कू 1977 में हुआ, जब जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर जुल्फिकार अली भुट्टो को हाउस अरेस्ट कर दिया। जनरल जिया ने लगभग 8 सालों तक देश पर राज किया। और पाकिस्तान का तीसरा मिलिट्री कू जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा 1999 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ किया गया। उन दिनों शरीफ कारगिल में पाकिस्तान के हार का क्रिटिसिज्म झेल रहे थे, इसके चलते इस्लामाबाद में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। मौका मिलते ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ को डिथ्रोन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली और साल 2008 तक अपना मिलिट्री रूल चलाते रहे। दोस्तों, दूसरा फैक्टर जो पाकिस्तानी आर्मी को गवर्नेंस और फॉरेन पॉलिसीज में इंटरवीन करने पर मजबूर करता है, वो है सिविलियन गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस। यूं कह लीजिए कि जब आर्मी को लगता है कि सरकार उसके मुताबिक काम नहीं कर रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को हमेशा मुल्क का रक्षक या गार्जियन मानती आई है।
और सालों से मिली ऑटोनॉमी के बेसिस पे वो सिविलियन गवर्नमेंट की सुपीरियरिटी को चैलेंज करने में इस्तेमाल करती रही है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आर्मी इंटरवेंशन का तीसरा कारण है पाकिस्तान की व्हाइट कॉलर अर्बन मिडिल क्लास और मीडिया हाउसेस का पाकिस्तानी आर्मी का एक्टिव सपोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान में आज के मौजूदा हालातों और इंडिया की तरफ दिन ब दिन बढ़ती नफरत का मेजर रीजन पाकिस्तान की व्हाइट कॉलर अर्बन मिडिल क्लास और वहां के मीडिया हाउसेस को माना जा सकता है। ये क्लास एंड चैनल्स का कॉम्बो जगह जगह पर आर्मी इंटरवेंशंस को इनकरेज करता आया है, फिर चाहे बात एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को स्प्रेड करने की हो या ऑफ द बुक आर्मी प्रोपेगेंडास को सपोर्ट करने की। ये दोनों ही ग्रुप्स आर्मी की हर मिस्चीफ को सपोर्ट और प्रमोट करते आए हैं। यही कारण है कि आज भी पाकिस्तान एक मिलिट्री डिप्लोमेसी के द्वारा ही गवर्न किया जा रहा है। इन सब के अलावा जिस तरह और जिस हद तक पाकिस्तानी मिलिट्री एक्टिवली और रेगुलरली अपनी सिविलियन गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाजी करती आई है, उसके पीछे एक और माइनर बट इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल माना जाता है। वो फैक्टर ये कि पाकिस्तानी आर्मी देश के नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में तभी इंटरवीन करती है जब उसके अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट थ्रेटन होने लगते हैं। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट से मतलब है कॉर्पोरेट प्रिविलेजेस, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल 1999 में नवाज शरीफ को आर्मी द्वारा इसीलिए उनकी कुर्सी से हटा दिया गया क्योंकि कारगिल में मिली हार के बाद सरकार ने आर्मी इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी और वर्किंग पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, इस मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू आर्मी ने हमेशा पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी सीकिंग स्टेट के तौर पे जस्टिफाई किया है। यही वजह है कि वो इंडिया के थ्रेट को ओवर एम्फसाइज करता रहता है ताकि ये बात उसके आवाम के जहन में रहे कि इंडिया जैसे एक न्यूक्लियर पावर्ड पड़ोसी देश से डील करने के लिए आर्मी का डोमिनेंस क्रूशियल है। अब पाकिस्तान के लास्ट आर्मी चीफ जनरल कमार बाजवा को ही देख लीजिए। वैसे तो वो इंडिया के साथ पीसफुल सेटलमेंट की बात करते रहे, लेकिन इसका कोई फॉलो अप नजर नहीं आया, बल्कि उनके टेन्योर में 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान जंग के कगार पे आ चुके थे। ये सच है कि उन्होंने 2021 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट के रिस्टोरेशन को सैंक्शन किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंस्ट्रेन, जो उसके पॉलिटिकल टर्मोइल और फ्लड जैसे नेचुरल कैलेमिटी के चलते और भी सीवियर होता गया। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि बाजवा के सक्सेसर जनरल आसिम मुनीर इंडिया के प्रति और भी हार्डलाइन स्टैंड अडॉप्ट कर सकते हैं। एनालिस्ट की माने तो ये एक अहम क्लू है जिसे यूएन में बिलावल भुट्टो द्वारा किए गए अटैक्स को समझा जा सकता है। 234 साल के इनएक्सपीरियंस बिलावल भुट्टो फॉर्मर और लेट पाक प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो और फॉर्मर पाक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। वहीं बिलावल फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और लेट जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते भी हैं। करंटली वो पाकिस्तान की पीपीपी पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं और इनएक्सपीरियंस्ड भी। अपने मां के असैसिनेशन के बाद उन्होंने पीपीपी ज्वाइन की और 2018 में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इलेक्ट हुए। कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि तहरीके इंसाफ के चीफ इमरान खान को उनकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने में जूनियर भुट्टो का एक की रोल रहा है। उन्होंने अक्सर कश्मीर इशू को यूएन में रेस किया और कभी कभी उनका ये स्टैंड काफी रेडिकल रहा है। फॉर एग्जांपल 2014 में पाकिस्तान के मुल्तान प्रोविंस में अपने पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि वो पूरे कश्मीर को इंडिया से छीन लेंगे। वहीं इस बार भी यूएन में इंडिया के खिलाफ ऐसे कड़वे स्टेटमेंट के थ्रू भुट्टो अपने हार्डलाइन स्टैंड को फिर से एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि जूनियर भुट्टो अपने दादाजी जुल्फिकार अली भुट्टो के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। दरअसल जुल्फिकार अली भुट्टो की यह अप्रोच स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म और एंटी इंडिया रियोटिक पे बेस्ड है। ब्रिटिश डिप्लोमेट निकोलस बैरिंगटन ने जुल्फिकार को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे जो कश्मीर के मामले में काफी स्ट्रिक्ट थे। उनकी स्ट्रेटजी किसी सेटलमेंट को जल्दबाजी में ना करने के बजाय ग्लोबल फोर्स के द्वारा उसे बैलेंस करने का वेट करने की थी। इस स्ट्रेटजी के थ्रू जुल्फिकार सालों से मिलिट्री रूल्स के साथ कोलैबोरेट करते रहे और इंडिया के खिलाफ 2 वॉर्स को इनिशिएट करके प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हासिल कर ली। इनफैक्ट आज भी जब उनके टेन्योर के चर्चे होते हैं तो इस बात को याद किया जाता है कि 1971 में उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट को रिजेक्ट करके यह ऐलान किया था कि वो इंडिया के खिलाफ 1000 सालों तक जंग जारी रखेंगे। 51 ईयर्स के बाद उनके पोते बिलावल भुट्टो इसी रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच के भरोसे पाकिस्तान के पॉलिटिकल थिएटर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और यह अटेम्प्ट तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक वो जनरल्स के सपोर्ट को सिक्योर ना करें। दरअसल पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल मुनीर
और उनकी टीम जूनियर भुट्टो की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। खासकर अब जब उनको लग रहा है कि पाकिस्तान के करंट पीएम के तौर पे शहबाज शरीफ का एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा है। वहीं उनके भाई नवाज शरीफ को लेकर भी लोगों के बीच काफी एंग्जाइटी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नवाज अपने प्रो फ्रेंडली टाइज विद इंडिया अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के लिए पंजाब प्रोविंस एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बनता जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2004 के बाद जब से मुशर्रफ ने इंडिया के साथ डायलॉग रिज्यूम किया है, तब से इस रीजन का एंटी इंडियनिज्म ग्रेजुअली सॉफ्ट होता चला आया है। ऐसे में इंडिया के ऊपर टेररिज्म के काउंटर चार्जेस लगाकर जूनियर भुट्टो अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट सर्किल में एक एबल कैंडिडेट के तौर पे पेश करना चाह रहे हैं। दोस्तों, भुट्टो के कमेंट्स ने ये फिर से प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अभी भी जियो इकोनॉमिक्स के बजाय इंडिया को काउंटर करने के लिए जियो स्ट्रैटेजी को प्रायोरिटाइज करता है। और ये तब जब इस साल पाकिस्तान भयानक फ्लड्स को झेल चुका है और देश की इकोनॉमिक कंडीशंस लगातार डिटोरिएट करती रही है। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और उनकी टीम को ये ब्रीफ दिया गया था कि वो इंडिया के साथ यूएन सेशन में एक इक्वलाइजर हासिल करें, जिससे इस नैरेटिव को रोका जाए कि पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है और इंडिया उसका शिकार बनता है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो का इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उसामा बिन लादेन से कंपेयर करना कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली इंडिया पे टेररिज्म और सबोटाज का इल्जाम भी लगाता जा रहा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने यह क्लेम किया कि 2021 में जमात उद दवा यानी जेयूडी चीफ हाफिज सईद के लाहौर रेसिडेंस के सामने जो बॉम्बिंग हुई थी, उसके लिए इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जिम्मेदार थी। वही हाफिज सईद जो 2008 में मुंबई अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सनाउल्लाह के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खार ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया में शायद ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जो इंडिया की तरह टेररिज्म को यूज कर पाया है। ये कहते हुए उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि वो पाकिस्तान को वीकन करने के लिए इंडिया की साजिश को पहचाने। नेचुरली पाकिस्तान अपने फॉरेन ऑफिसर्स के लिए इन स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने एंटी इंडिया नैरेटिव को और भी एक्सटेंड कर रहा है। पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद खान ने इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक कोर और यूएन के 5 परमानेंट मेंबर के इनवॉइस को इंडिया के एलएस टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में ब्रीफ किया। और अब इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बिलावल भुट्टो ने यूएन में पीएम मोदी पर यह न्यू अटैक लॉन्च किया है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी चाहे जो भी हो, इंडिया भी अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान के इन अटैक से अपने आप को फुल प्रूफ बना रहा है और इवन रिवर्स अटैक्स और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कर रहा है। आज हम उन सभी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करने में सक्सेसफुली कामयाब हुए हैं जिन्हें कभी पाकिस्तान अपना क्लोज अलाई कहता था, जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश इंडिया के साथ कॉर्डियल टर्म शेयर करते हैं। वहीं जल्द ही इंडिया इंडोनेशिया को एक ब्रह्मोस मिसाइल सेंड करने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ तक कि टर्की के प्रेसिडेंट ताइप एर्दोगान जो लगातार इंडिया को प्रवोक करते आए हैं, वो भी आज मोदी गवर्नमेंट के साथ समझौते पर आ चुके हैं। हाल ही में हुए एससीओ समिट इस मामले में आइस ब्रेकर की तरह काम किया। ऐसे में पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपने कंटिन्यूअस एंटी इंडिया रियोटिक को मेंटेन कर अपने आप को आइसोलेट करने का रिस्क ले सकता है या फिर नहीं। चाहे वो कितना भी शोर करे, उसकी ये यंग, नेव और थॉटलेस डिप्लोमेसी इस बात को छिपा नहीं सकती कि सालों से वो आतंकवादी ग्रुप्स को अपने सरजमी पे पनाह देता रहा है। बहरहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी आर्मी अपना नेक्स्ट मूव कब, कैसे और किस चैनल के थ्रू लेती है। और इसी थॉट के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट डज द अपॉइंटमेंट ऑफ पाकिस्तान्स न्यू आर्मी चीफ मीन फॉर इंडिया? Discuss how Pakistan's army intervention in state government is a major obstacle in maintaining healthy relations between the two nations. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।